हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के प्रॉपर्टीज पर चर्चा करने चल रहे हैं। देखिएगा, अरे बेटा, एल्डिहाइड कीटोन का जो डाइपोल मोमेंट होता है ये बहुत ज्यादा होता है। इनका डाइपोल मोमेंट 2.5 से 2.8 डिवाई के बीच होता है। क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ओपन होगा तो यह इनका पोलर फॉर्म बन जाता है, यहां माइनस यहां प्लस, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो होता है उधर की तरफ होता है। इनका डाइपोल मोमेंट काफी अच्छा होता है। इनका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 2.5 से लेकर 2.8 डिवाई तक हुआ करता है। ठीक है, ये इतने ज्यादा पोलर होते हैं। अच्छा, और इस पोलैरिटी के कारण ये कार्बोनाइल सेंटर पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या करता है कि न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जानते हैं बेटा, एल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूल जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है। ये कैसा शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो, अगर कहीं पर कोई एल्कीन हो तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेगा। ये कैसा एडिशन शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है। और अगर कहीं पर एल्डिहाइड कीटोन हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है। एडिशन भी तीन तरह का, फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। किसी भी एडिशन रिएक्शन में पहला अटैक जैसे रिएजेंट का हो उस एडिशन का वही नाम हो जाता है। अगर इसको हम लोग रिएक्शन करवाएं HCl के साथ तो पहला अटैक किसका होगा? H+ का। और H+ क्या है? तो इलेक्ट्रोफाइल, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहां पर अगर इसको रिएक्शन करवाएं, मान लो हम लोग H+ और Cn- के साथ, तो ये बॉन्ड खुलने के कारण जो यहाँ प्लस आएगा उस प्लस पर पहला अटैक किसका होगा? तो यहाँ पर वो Cn- क्या है? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाता है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो कैसा एडिशन दिखाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाते हैं। और एल्कीन या अल्काइन जो एल्डिहाइड कीटोन ही नहीं, जहां जहां पर मल्टीपल बॉन्ड खोलने के कारण कार्बन पर प्लस आएगा, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, तो ये सब जितने स्पीसीज होंगे जहां पर C के साथ मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है तो वो लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो किया करेगा। ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड वाले एल्कीन, न्यूक्लियोफिलिक, एल्कीन या अल्काइन जो होंगे वो लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करते हैं। अच्छा सुनो, अगर हम बात करें कि ये चार्ज डेंसिटी के आधार पर, बेटा यहाँ जितना अच्छा चार्ज डेंसिटी होगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना अधिक होगा। तो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम लोग सजाएं, जैसे मान लो एक जगह फॉर्मल्डिहाइड लें, एक जगह एसिटल्डिहाइड लें, एक जगह एसिटल्डिहाइड लें, एक जगह कीटोन ले लें, एक जगह कीटोन ले लें। अगर आपसे हम पूछें कि इन लोगों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, इन लोगों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बोलोगे? यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसका, फिर इसका, फिर इसका ना हो जाएगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ ऐसा ही हो जाएगा ना यहाँ पर। तो न्यूक्लियोफाइल के तरफ सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ करता है कौन? फिर एसिटल्डिहाइड, फिर वो, और इस तरह का ऑर्डर हुआ करता है। चलिए हम लोग कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखते चलते हैं। जो एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं। तो जो पहला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा रिएक्शन विद HCN। जो पहला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं उस रिएक्शन का नाम होगा रिएक्शन विद HCN। इस रिएक्शन के बारे में जितने भी पॉइंट्स हम बोलते चलते हैं सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनते चलना, खूब अच्छे से मन से सुनते चलना, और इजीली, बहुत आसान चीजों को आसान तरीके से एक्सेप्ट करना कि हाँ ये ऐसा है, इसको ऐसे ध्यान में रखना है। जानते हो, सबसे पहला चीज कि किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को जब हम लोग HCN से रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है वो साइनोहाइड्रिन कहलाता है। जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं।
ठीक है। जो प्रोडक्ट बनता है, जब किसी एल्डिहाइड कीटोन को HCN से रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको साइनोहाइड्रिन बोला करते हैं। ठीक, साइनो का मतलब CN ग्रुप और हाइड्रिन का मतलब OH ग्रुप। जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक CN होगा और एक OH ग्रुप हुआ करेगा। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एल्डिहाइड या कीटोन है और इसको हमने रिएक्शन करवाया है क्या चीज के साथ, तो HCN के साथ रिएक्शन करवाया है। अरे बेटा, उधर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जानते हो? यह बॉन्ड खुला, ये बॉन्ड खुला तो यहाँ O माइनस, ये C प्लस, और C प्लस पर ये CN माइनस, और ये H कहाँ पर? यहाँ पर। तो इधर का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा क्या चीज? CN। ऐसा हो जाता है। ठीक, अब सुनते चलना, यहाँ पर CN माइनस जो होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो ऐसा होता है। ये HCN सबसे पहले आयोनाइज होता है, कमजोर एसिड है, रिवर्सिबल तरीके से आयोनाइज होगा H प्लस CN माइनस, और रिएक्शन का शुरुआत होता है CN माइनस के अटैक के साथ। रिएक्शन का शुरुआत होता है क्या चीज के अटैक के साथ? CN माइनस के अटैक के साथ। जानते हो बेटा, ये CN माइनस का जो अटैक है यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यही वाला स्टेप स्लो होता है और यही वाला स्टेप जो होता है वो क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। CN माइनस के अटैक होने के बाद ये O माइनस, ये CN, और प्रोटोनेशन वाला स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है। H प्लस जल्दी से आकर इसके पास अटैच होकर ये OH और ये CN बन जाता है। इतना चीज समझ गए? साइनोहाइड्रिन ये चीज कहलाता है, जो प्रोडक्ट बना है वो साइनोहाइड्रिन है। अब सुनो ना, रेट डिटरमाइनिंग ये स्टेप होने के कारण अगर हम आपसे पूछें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज के होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो जो चीज इन्वॉल्व होता है उसी के कंसंट्रेशन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज? ये CN माइनस के कंसंट्रेशन पर उसका ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब सुनना आगे हम क्या बोलने जा रहे हैं, ध्यान देना। जानते हो बेटा, ये रिएक्शन में कैटलिस्ट के तरह काम करता है बेस। इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन में अगर बाहर से थोड़ा सा बेस मिला दें तो वह बेस यहाँ पर काम करता है क्या चीज के जैसा? कैटलिस्ट के जैसा। जानते हो, HCN कमजोर एसिड है, ये बहुत कम मात्रा में इधर ये आयोनाइज होकर खुद ब खुद देगा। अगर बाहर से थोड़ा सा बेस मिला दे तो वह बेस इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करते जाएगा? यूज करते जाएगा। ये बेस इस हाइड्रोजन का यूज करते जाएगा, और किसी भी इक्विलिब्रियम में वन ऑफ द प्रोडक्ट को अगर आप हटाते जाएं तो ये चीज क्या होते जाएगा? ज्यादा से ज्यादा बनते जाएगा, और ये चीज अगर ज्यादा बनेगा तो ये वाला रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन में कैटलिस्ट के तरह काम करता है कौन? बेस। बेस मिला देने से ये रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अगला बात हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट के तरह काम कौन कर रहा है? CN माइनस। ये याद रखना, यहाँ अटैकिंग रिएजेंट के तरह काम कौन कर रहा है? CN माइनस काम कर रहा है। और दूसरा चीज देखो हम क्या बोल रहे हैं, अगर खूब ध्यान से सुनना, अगर हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड में पहले से जो दो ग्रुप लगा हुआ है वो दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड में पहले से जो दो ग्रुप लगा हुआ है वह दोनों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। रिएक्शन के बाद इधर जो दो ग्रुप दिखने लगता है वो दोनों तो डिफरेंट हैं ही, और ये दोनों भी अगर डिफरेंट हो तो फिर ये सेंटर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और बात सुन, देख इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने का मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। ये कार्बन के पीछे इस प्लेन में एक, इस प्लेन में एक, और सामने ऑक्सीजन,
मेरा कहना है कि जब ये बॉन्ड खुला, Cn माइनस ऊपर से आकर अटैक करेगा कि Cn माइनस बैक साइड से आकर अटैक करेगा, या दोनों में से कहीं से भी अटैक संभव है, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से अटैक संभव है। तो कुछ परसेंट में जो प्रोडक्ट दिखेगा उसमें Cn माइनस ऊपर से अटैक किया हुआ दिखेगा, जबकि कुछ परसेंट में जो प्रोडक्ट दिखेगा उसमें Cn माइनस का अटैक रिवर्स राइट। तो हम बोलना क्या चाहते हैं जानते हो? हम चाहते हैं बोलना कि अगर हमारा इनिशियली लिया हुआ कार्बोनाइल कंपाउंड के दोनों ग्रुप अलग अलग हों वैरायटी के, तो उधर जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट क्या हुआ करता है? वह प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर हुआ करता है। वह जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट कैसा होता है? रेसिमिक मिक्सचर हुआ करता है। ये बात समझ गए? अगर हमारा ये ऑप्टिकली एक्टिव ये चीज बनेगा तो यहाँ पर हम लोगों को रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट के रूप में बना करेगा। ठीक है। और अगला चीज जानते हो बेटा, साइनोहाइड्रिन वाले रिएक्शन का खूब यूज होता है इंपॉर्टेंट केमिकल्स के सिंथेसिस में। लैक्टिक एसिड नाम सुने हो? लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है। आर्टिफिशियल मिल्क जो मिल्क पाउडर बनाता है, मिल्क पाउडर जो केमिकल वाला मिल्क होता है, नकली दूध, उसमें लैक्टिक एसिड बनाकर ही पानी में घोला जाता है, लैक्टिक एसिड ही बनाया जाता है। ठीक है। लैक्टिक एसिड बनाने के लिए लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है बेटा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये चीज, क्या चीज याद था किसी को? CH3CHOH COOH। अच्छा, तो लोग एक रिएक्शन याद है, अगर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर ले तो क्या बनता है? साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर ले तो क्या बनता है ये याद है? एसिड बन जाता है। जानते हो बेटा, हम लोग यहाँ पर क्या करें? सुन लो ना, हम लोग यहाँ पर क्या करें? एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लें। कौन सा मॉलिक्यूल ले लें? एसिटल्डिहाइड। अरे बेटा, यहाँ इसको रिएक्शन करवा दें HCN के साथ, तो उधर क्या बन जाएगा बोलो? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहने का मतलब ये C, ये H, ये OH और ये Cn। अरे बेटा, इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर लें, इसका अगर हम लोग क्या कर लें? हाइड्रोलिसिस कर लें, तो क्या हो जाएगा बताओ? इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर लें तो ये Cn भी कन्वर्ट हो जाने वाला है क्या चीज में? एसिड में। तो ये Cn भी हाइड्रोलाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इधर का हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोल? ये इधर का जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये COOH। देखो, तो इसका नाम बता सकते हो ये क्या चीज है? ये जो मॉलिक्यूल है। तो इसका यूज, इस रिएक्शन का यूज होता है, खूब यूज होता है क्या चीज में? तो लैक्टिक एसिड जैसे। और भी अगर बायो वाले कोई बच्चे हों, बायो पढ़ने वाले कोई बच्चे हों, तो जानते हो अल्फा एमिनो एसिड, बहुत सारा अल्फा एमिनो एसिड बनाने में यूज होता है। ये यहाँ पर COOH हो गया। अब इस OH को खाली NH2 में बदल दीजिए तो अल्फा एमिनो एसिड नहीं हो गया। तो बहुत सा अल्फा एमिनो एसिड बनाने में भी इस रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है। और सुनो, अंतिम लाइन इस रिएक्शन के बारे में जो बोलने जा रहे हैं वो सुनेंगे और सभी लोग एक्टिव होकर सुनेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आंखें खुली रहती हैं लेकिन मन से एक नींद में वो खो न जाते हैं। कौन है खो जाते हैं? बहुत जानकार मालूम पड़ते हो। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन के बारे में कहावत है कि वह घोड़े के पीठ पर बैठे बैठे भी सो लेता था और अपनी पूरी नींद कंप्लीट कर लेता था। कई दिन तक लड़ाई के मैदान में वो घोड़े पर से उतरता, फौजें थक जाती थी, फौजों के बदले में दूसरा बटालियन आ जाता था, लेकिन आगे वो खुद लड़ते रहता था और लड़ते कभी थकता नहीं था। उसी में थोड़ा देर के लिए इधर आकर घोड़े पर बैठे बैठे ही सो लेता था। तो उस जमाने में अगर वैसे महारथी हो सकते हैं तो इस जमाने में भी सही है ना? नहीं, हम आपको नहीं कर रहे, हम ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं क्लास में कोई लेडी नेपोलियन है, हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा, हम लोग जो अगला रिएक्शन जिसके बारे में चर्चा करने नहीं, एक लाइन और हमको कहना था। जानते हो क्या लाइन कहना था इस रिएक्शन के बारे में? अगर कहीं पर AR डबल बॉन्ड OR टाइप का कीटोन है जिसमें एक तरफ एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे रिएक्शंस बहुत स्लो
साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। इनका साइनाइड HCl से रिएक्शन करने का रेट जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों तरफ एरोमेटिक ग्रुप लगे हुए हों, ArC डबल बॉन्ड OAr ऐसे अगर मॉलिक्यूल हो, तो इनका साइनोहाइड्रिन लगभग बिल्कुल नहीं के बराबर बनाते हैं। ये लोग साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया करते हैं। इतना बात समझ में आ गया सभी लोगों को? आखिर काहे नहीं किया? ये Ar होने के बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ अगर एरोमेटिक रिंग है, जानते हो हुआ क्या है, दोनों तरफ अगर एरोमेटिक रिंग हो तो उससे होता क्या है, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, यहाँ प्लस, ये रेजोनेंस के कारण दे दिया। तो एरोमेटिक ग्रुप होने से इस सेंटर का रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, कम। दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग हो जाता तो बहुत कम हो गया है, इसीलिए ये लोग साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया करते हैं। अरे बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन जो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा रिएक्शन विथ वाटर। अगला रिएक्शन जो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा क्या चीज, रिएक्शन विथ वाटर। वाटर देखना, आप लोग सुने हैं कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं हुआ करता है। एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं किया करता है। कोई नहीं पूछा कि सर क्या है, एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH रहने से दिक्कत क्या है, ठीक है। तो हम अभी उसी के कारण के बारे में बताने जा रहे हैं। एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, हम लोग अभी उसके कारण के बारे में ही चर्चा करने चल रहे हैं। देखिएगा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं रिएक्शन विथ वाटर के बारे में। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पर कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं और इसको हम लोग रिएक्शन करवाने जा रहे हैं वाटर के साथ। अरे बेटा यहाँ अगर रिएक्शन होगा तो होगा क्या, देखो तो सबसे पहले ये बॉन्ड खुलेगा और ये लोन पेयर के कारण वहां जाकर अटैक करेगा। ये अगर वहां जाकर अटैक करे तो यहाँ जो चीज बनेगा वो कैसा दिखेगा, ये H ऐसा, और यहाँ कैसा चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। और फिर अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो वहां चला जाएगा, माने यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा, इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जेमिनल डायोल बन जाएगा। एक ही कार्बन पर दो OH, यहाँ जो प्रोडक्ट बन गया है ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, यह प्रोडक्ट कहलाएगा जेमिनल डायोल। ये जो प्रोडक्ट बन गया है वो जेमिनल डायोल कहलाएगा। जानते हो बेटा दो बात, पहला बात, दो बात ध्यान से सुनना। पहला बात कि यह रिएक्शन रिवर्सिबल होता है नेचर में। पहला बात क्या चीज कि यह रिएक्शन जो होता है, यह रिएक्शन जो होता है, यह रिएक्शन जो होता है वो नेचर में रिवर्सिबल होता है। और दूसरा चीज आप लोग जानते हो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर कोई बना प्रोडक्ट अनस्टेबल हो तो इक्विलिब्रियम अपोजिट साइड में हो जाएगा। जानते हो बेटा इनके लोन पेयर और इनके लोन पेयर के रिपल्सन के कारण जेमिनल डायोल थोड़े अनस्टेबल होते हैं। थोड़ा बोल रहे हैं, कोई आंधी तूफान नहीं, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। थोड़ा सा अनस्टेबल होता है तो इक्विलिब्रियम उधर के तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही कारण है कि अगर एक कार्बन पर दो OH वाला आता था तो वह टूटकर उधर के तरफ बदल जाता था। पहला चीज कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, और दूसरा चीज कि ये लोन पेयर के कारण क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, जानते हो बेटा अगर इस रिएक्शन में, ध्यान से सुनते चलना, अगर इस रिएक्शन में हम लोग फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल को भेज दें, ये रिएक्शन करने के लिए हम लोग कौन सा मॉलिक्यूल को भेज दें, फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल को भेज दें, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो 2 × 10⁻³ होता है। माने ठीक ठाक वैल्यू है। 1000 से अगर ज्यादा हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, इसका मतलब वो रिएक्शन हुआ है, फॉरवर्ड के तरफ है वो। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखो फॉर्मल्डिहाइड, सब लोग खूब ध्यान से सुनना, लिखने उखने के झंझट में मत पड़ना, ध्यान से सुनना सब लोग। फॉर्मल्डिहाइड के केस में क्या हुआ है कि यह दोनों हाइड्रोजन है, यह दोनों हाइड्रोजन है, तो इन दोनों ग्रुपों के बीच में रिपल्सन के कारण एक्सपेंड होने का झंझट।
तो वो दोनों ग्रुप को थोड़ा अपने बॉन्ड एंगल के अपोजिट भी लोन पेयर के रिपल्सन के कारण एक्सपेंड होकर रिलैक्स होने का जगह मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ अल्काइल बढ़ाते चले, इधर बल्कीनेस बढ़ाते चले, जैसे मान लो हम लोग अगली बार एसिटल्डिहाइड ले लिए। अरे बेटा, एसिटल्डिहाइड के केस में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 2 हो जाता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया है? 2। 1000 से कम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो ना तो हम लोग मानते हैं कि रिएक्शन नहीं हुआ है। तो इसमें इतना कम, और यही अगर एसीटोन लेने लगते हैं, यहाँ इस रिएक्शन में किसको भेजना शुरू कर दें? इस रिएक्शन में अगर हम लोग एसीटोन को भेजना शुरू कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 × 10⁻³ माने इक्विलिब्रियम लगभग नहीं के बराबर, रिएक्शन टोटली इधर के तरफ शिफ्ट हुआ है। ये इतना कहानी समझ में आ गया? हाँ, एक बात यहाँ कहना और भी लाजमी है। क्या कहना लाजमी है? कि ये कहा जाए कि भाई ऐसा एक भी मॉलिक्यूल नहीं है जिसमें एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH एग्जिस्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। अगर यह दोनों OH को इधर वाले ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का मौका मिले तो एक से ज्यादा OH स्टेबल होता भी है। जैसे एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरल। क्लोरल का फॉर्मूला याद है? कभी बताए थे क्लोरल का फॉर्मूला? बोलो। क्लोरल का फॉर्मूला होता है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड को क्लोरल बोलते हैं। क्लोरल हम लोग बोलते हैं क्या चीज को? ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये Cl3 और ये C डबल बॉन्ड OH। तो इसको हम रिएक्शन समझाने में सुविधा हो उसके लिए ये Cl3 ये C डबल बॉन्ड OH कर लेते हैं। ठीक है। अरे बेटा, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ तो इधर बनने वाला स्पीसीज कैसा होगा? देखो तो, इधर बनने वाला स्पीसीज होगा CH, ये यहाँ OH, ये यहाँ OH और ये C, और पीछे वाले C में एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। ये ऐसा हो जाएगा। देख तो रिएक्शन ऐसा ही होगा रिएक्शन ना। होता क्या है कि ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ बंध जाता है। क्या चीज के द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही आप लोग जानते हो ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का भी 2 से लेके 10 किलोजूल पर मोल तक बॉन्ड एनर्जी होता है। तो वो थोड़ा सा मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देता है। अरे बेटा, क्लोरल के केस में इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू अच्छा खासा 10⁴ में हुआ करता है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होता है वह 2 × 10⁴ के रेंज में हुआ करता है। ये वाला क्वेश्चन खूब देखने को मिलेगा। आपको पूछेगा 4 मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा इन लोगों में से कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज सबसे ज्यादा एक्सटेंट में होगा या वाटर के साथ रिएक्शन सबसे ज्यादा मात्रा में करेगा। तो ध्यान देना, जिसमें ये एल्डिहाइड कीटोन में OH पीछे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का संभावना हो उसमें वो, जैसे एक मॉलिक्यूल और हम आपके सामने लिख रहे हैं, ध्यान देना, जैसे एक मॉलिक्यूल और आपके सामने लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा हुआ ये CH3, ये मॉलिक्यूल है। अरे भाई, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवा दे तो उधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? उधर जो प्रोडक्ट बनेगा ये C डबल बॉन्ड O C, इधर ये क्या चीज OH और इधर भी ये क्या चीज OH और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O CH3। देख तो, ये और ये यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हुआ करेगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उससे भी ज्यादा हुआ करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उसके केस से भी ज्यादा हुआ करेगा। ये बात ध्यान दे रहे हो? यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो ऊपर वाले से भी ज्यादा मात्रा में हुआ करेगा क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्ड तो उससे भी ज्यादा मजबूत है। वहां क्लोरीन था, यहाँ उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है। तो ये चीज है, ऐसा नहीं है कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH बिल्कुल नहीं रहता है। उस केस में रहता है जिसमें या तो ये दोनों एकदम छोटा हो जैसे फॉर्मल्डिहाइड, या इन दोनों वैलेंसियों से ऐसे एटम लगे हुए हों जो OH के साथ क्या बना लें? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया करें। उनके केस में भी ये चीज हुआ करता है। ठीक है, हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सब लोग ध्यान देना। जानते हो बेटा, अगर हमारे सामने साइक्लिक कीटोन्स लिया गया हो, गौर करते रहना, अगर हमारे सामने कैसा मॉलिक्यूल लिया गया हो? साइक्लिक कीटोन लिया गया हो। एक बार हम लोग यहाँ पर साइक्लोप्रोपानोन ले रहे हैं, एक बार साइक्लोब्यूटानोन ले रहे हैं, एक बार साइक्लोप्रोपानोन, एक बार साइक्लोब्यूटानोन, एक बार साइक्लोपेंटानोन और एक बार साइक्लोहेक्सानोन।
ऐसे मॉलिक्यूल हमने ले लिया, बोला कि इन लोगों में वाटर के साथ रिएक्शन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन करेगा, इन लोगों में वाटर के साथ रिएक्शन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन करेगा? इन लोगों में वाटर के साथ सबसे ज्यादा मात्रा में रिएक्शन कौन करेगा? तो बोलो, जानते हो सबसे ज्यादा मात्रा में रिएक्शन होता है साइक्लोप्रोपानोन में। क्यों? तो इसमें जो दो OH, दो तरह से इसको समझ सकते हैं। पहला तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप काफी ज्यादा है, तो वो दोनों OH को एडजस्ट होने का जगह कम मिलेगा। वैसे समझ तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जगह है दोनों OH के लिए, क्योंकि ये दोनों सिस्टम। और इसको थोड़ा और अच्छे भाषा में समझो तो ऐसे समझा सकते हैं, देखना। अरे बेटा देख, अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, माने बॉन्ड एंगल का डिमांड है 120। हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार बॉन्ड एंगल का डिमांड कितना है? 120। और आपने उसको अवेलेबल कितना करवाया? अभी है कितना? तो एंगल स्ट्रेन जो है 120 माइनस 60, माने 60 डिग्री आपने एंगल को मोड़ा है, 60 डिग्री एंगल डिक्रीज करवाया है आपने। अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन कर ले तो इधर जो चीज बनेगा वो कैसा बनेगा? इधर जो चीज बनेगा वो बनेगा ऐसा, ये यहाँ OH, ये यहाँ OH। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या? व्हाट इज sp3? तो बॉन्ड एंगल का डिमांड 109 डिग्री 28 मिनट, और है कितना? ये जब उधर के तरफ गया है तो स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन घटा है कि बढ़ा है? घटा है। एंगल स्ट्रेन कम हुआ है, माने स्टेबिलिटी क्या हुआ है? माने ये वाला फॉर्म सबसे कम स्टेबल था तो इक्विलिब्रियम उधर के तरफ सबसे ज्यादा मात्रा में चला जाएगा। ये वाला फॉर्म अनस्टेबल था तो इक्विलिब्रियम उधर की तरफ सबसे ज्यादा मात्रा में नहीं चला जाएगा। तो साइक्लो हेक्सानोन में सबसे ज्यादा मात्रा में जो हाइड्रोलाइज होता है वो कौन हो जाता है? साइक्लोप्रोपानोन हो जाता है। ये इतना बात समझ में आ गया सभी लोगों को? ये रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज के बारे में? तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन विद वाटर के बारे में। अरे बेटा, इसी तरह का एक रिएक्शन होता है जो अगला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, और जो अगला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा रिएक्शन विद अल्कोहल। जो अगला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो रिएक्शन होगा क्या है? रिएक्शन विद अल्कोहल। ध्यान देना सभी लोग, खूब ध्यान से इस रिएक्शन को भी समझिएगा। अगला रिएक्शन जो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं सब लोग ध्यान दें। रिएक्शन विद क्या चीज? अल्कोहल। जानते हो बेटा, अगर हम लोग कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लें और इसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो यह शुरू में रिएक्शन करके हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनाता है। अगर हम लोग किसी एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं तो एल्डिहाइड शुरुआत में हेमी एसिटल और कीटोन रहता तो शुरुआत में हेमी कीटल, ठीक है, और फिर बाद में वही हेमी एसिटल या हेमी कीटल एसिड कैटलिस्ट के मौजूदगी में एसिटल और ये कीटल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एल्डिहाइड रहे तो हेमी एसिटल एसिड कैटलिस्ट के मौजूदगी में एसिटल, और हेमी कीटल जो रहेगा वो कीटल में कन्वर्ट। माने अगर एल्डिहाइड लिए अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं तो हेमी एसिटल, और एसिड कैटलिस्ट डालकर फिर से अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं तो एसिटल में बदल जाता है, ठीक है। अब ये एसिटल, हेमी एसिटल और एसिटल का क्या कहानी है ये सुनते चलिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग कोई एल्डिहाइड या कीटोन लिए हुए हैं, जनरल केस में ही बात करते हैं, ये दोनों वैलेंसी से कुछ नहीं लगा, ये दोनों वैलेंसी में एक में हाइड्रोजन एक में अल्काइल, तो एल्डिहाइड, दोनों में अल्काइल तो कीटोन हो गया। और शुरू में इसको हमने रिएक्शन करवाया है एक अल्कोहल के साथ। मानो अल्कोहल के रूप में हमने C2H5OH ले लिया है, ये इनके पास लोन पेयर है। अरे क्या शुरू के स्टेप वाला रिएक्शन जो होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर शुरुआती स्टेप वाला जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा बोलो? यह बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर के तरफ और ये लोन पेयर के कारण जाकर यहाँ अटैक करेगा। लोन पेयर के कारण जाकर अटैक करे तो उधर वाला चीज कैसा दिखेगा? ये माइनस, ये O, ये H
और ये C2H5 और इन पर यहाँ कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से वहाँ चला जाएगा और वहाँ से वहाँ चला गया तो वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, OH, और ये OC2H5। यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है, यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है वो बिना किसी कैटलिस्ट के मौजूदगी में हुआ है। यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ है वो बिना किसी कैटलिस्ट के मौजूदगी में हुआ है और रिवर्सिबल है। यही स्पीसीज, ध्यान से देखना, खास तौर पर बायो वाले लोग खूब ध्यान से देखना, कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जब केमिस्ट्री वाला पार्ट आप पढ़ेंगे तो वहां पर हेमी एसिटल कार्बन का बहुत महत्व है। बहुत सा केमिकल रिएक्शन उसी के कारण डिसाइड होता है। तो ध्यान देना, आज के बाद से याद रखना, बहुत से जगहों पर बोलेंगे कि देखो ये हेमी एसिटल कार्बन है, अगर किसी कार्बन पर OR और OH ग्रुप लगा हो, एक वैलेंसी से OR एक वैलेंसी से OH ग्रुप बल लगा हुआ हो, तो इसका मतलब वो हेमी एसिटल कार्बन है। ठीक है, हेमी एसिटल कार्बन समझ गए, एक वैलेंसी से OR और एक वैलेंसी से OH ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमने हेमी एसिटल किसके कारण, अगर पीछे एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल, माने ये अगर कीटोन से शुरुआत करते तो यही चीज क्या कहलाता है, हेमी कीटल कहला रहा होता। ठीक ना। अब यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट ले लीजिए और उसको फिर से अल्कोहल से रिएक्शन करवा दीजिए। अरे बेटा, एसिड कैटलिस्ट ले लें तो दो बात संभव है। पहला बात संभव है कि ये H+ आकर इसके लोन पेयर पर अटैक करे, उसी को निकाल दे, तो इसके लोन पेयर पर अटैक करे तो ये बनेगा, तो वो तो यहाँ रिवर्सिबल रूप में दिखाए हुए हैं ही। H+ आकर इसके लोन पेयर पर अटैक कर दे तो वो तो फिर ये रिवर्सिबल, ये वाला यही वाला न चीज हो जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी एक पॉसिबिलिटी में दिखाया हुआ है। लेकिन वो H+ जाए और कहाँ अटैक करे, OH के ऑक्सीजन पर जाकर अटैक करे तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ प्लस और ये OC2H5 हो जाएगा। देख तो ऐसा ही हो जाएगा ना, और वो वाटर के रूप में वहां से बाहर हो, इस पर प्लस चार्ज डेवलप हो और ये लोन पेयर के कारण अटैक करते। ध्यान दिए हम क्या क्या बोले हैं, वो वाटर बनकर उस पर, अब वो लोन पेयर के कारण और इसका हाइड्रोजन भी निकाल ही दो, तो ये कैसे चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। देख तो ये ऊपर भी OC2H5 और इधर भी ये क्या चीज OC2H5 में बदल जाएगा। हाँ, तो जब किसी कार्बन से दो ठो OR ग्रुप लगा हुआ हो तो उसी को हम लोग एल्डिहाइड के केस में एसिटल या कीटोन के केस में, और कीटोन के केस में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटल बोलते हैं। एल्डिहाइड के केस में इसी को एसिटल बोलते हैं और कीटोन के केस में इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, कीटल बोला करते हैं। ये इतना कहानी समझ में आ गया सभी लोगों को। अगर हम लोग किसी अल्कोहल को, किसी एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं तो पहले हेमी एसिटल और हेमी एसिटल या हेमी कीटल, जो कि एसिड कैटलिस्ट के मौजूदगी में एसिटल या कीटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अरे बेटा एक बात सुनना और थोड़ा सीरियस होकर देखना सामने, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक देखना सामने। इसके पहले वाला रिएक्शन जिसमें हम लोग वाटर से रिएक्शन करवा रहे थे, उसमें अगर इसके लोन पेयर में रिपल्सन के कारण अनस्टेबल हो रहा था तो यहाँ तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा। यहाँ लोन पेयर रिपल्सन नहीं होगा ही, रिवर्सिबल यहाँ भी है। तो इसीलिए बोल दिया जाता है कि कीटल फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं है। कीटोन लेके रिएक्शन करवाएं, कीटोन का मतलब दोनों में कोई न कोई अल्काइल होना चाहिए, तो अल्काइल अगर होगा तो फिर वो भी एक्सपेंड करेगा, ये भी एक्सपेंड करेगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए बोल दिया जाता है कि कीटल फॉर्मेशन जो होता है वो फेवरेबल नहीं होता है। कीटल फॉर्मेशन बहुत फेवरेबल नहीं है। जानते हो बेटा, कीटल फॉर्मेशन फेवरेबल किया जा सकता है, कीटल फॉर्मेशन को भी फेवरेबल करवाया जा सकता है अगर हम लोग वहां पर यूज करने लगे 1,2-डायोल। अगर हम लोग यूज करने लगे क्या चीज, 1,2-डायोल। दो अलग अलग वाला ये चीज दो अलग अलग हो और उनमें रिपल्सन हो, ऐसा नहीं। एक ही मॉलिक्यूल हो जिसके पीछे कार्बन चेन बड़ा हो और वो क्या हो,
एक ही मॉलिक्यूल में दो OH हो, वैसे चीज को लेकर इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है। हम जो बात बोले वो बात ध्यान से सुनिएगा। कीटल फॉर्मेशन बहुत फेवरेबल नहीं होता है। कीटोन लेकर रिएक्शन करवाने पर इक्विलिब्रियम ज्यादा उधर के तरफ ही शिफ्टेड रह जाएगा, लेकिन कीटल फॉर्मेशन को भी स्पॉन्टेनियस करवाया जा सकता है। क्या यूज करके? 1,2 डायोल यूज करके। देख बेटा, अगर मान लो हम लोग कोई कीटोन ले लिए हैं, अगर मान लो हम लोग क्या ले लिए हैं, कोई कीटोन ले लिए हैं और इसको हम लोग रिएक्शन करवा दिए हैं 1,2 डायोल के साथ, इसको हम लोग रिएक्शन करवा दिए हैं क्या चीज के साथ? 1,2 डायोल के साथ एसिडिक कंडीशन में, तो ये क्या चीज में उधर कन्वर्ट हो जाएगा? ओवरऑल रिएक्शन जो होगा क्या हो जाएगा? पहले ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट, ये लोन पेयर के कारण अटैक, और फिर H+ आकर उस OH को बाहर, ये लोन पेयर के कारण अटैक। तो उधर जो हमारा प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट लिखे तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? बोल, इधर का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा CH3C, ये CH3, और इधर क्या चीज? O, और पीछे में क्या लगा हुआ? CH2, CH2। ये ऐसा हो जाएगा। सुनो ना, एक बात आप लोग जानते हो, बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सीरियस होकर सुनना। एक बात आप लोग जानते हो, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है दो फैक्टर के कारण। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है या तो एंट्रोपी फैक्टर के कारण, एंट्रोपी फैक्टर के कारण, या एंथैल्पी फैक्टर के कारण, एंथैल्पी फैक्टर के कारण। यही दो फैक्टर है ना जो कि रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाता है। बात समझना, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेकर कीटल बनाए, बहुत ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा। अगर हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेकर कीटल बनाए तो कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेंगे? तो एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल शुरू में जो यहाँ OR लगाया, और फिर दूसरा अल्कोहल यहाँ पर ये जो दूसरा OR लगाया, एक अल्कोहल इसके लिए एक अल्कोहल इसके लिए, कितने अल्कोहल मॉलिक्यूल हुए? 2। तो टोटल हमारे रिएक्टेंट कितने हो गए? 3। एक एल्डिहाइड या कीटोन और 2 अल्कोहल। उन लोगों ने एसिड कैटलिस्ट के मौजूदगी में रिएक्शन को यहाँ तक बढ़ाया, माने उधर हमने 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व करवाया और वो इधर प्रोडक्ट में कितना चीज में कन्वर्ट हो गया? एक में। एंट्रोपी क्या हो रहा है? घट रहा है। अरे बेटा, अगर हम लोग कोई डाइहाइड्रिक अल्कोहल ले ले तो यहाँ अब कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं? 2 ही मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। तो उसके तुलना में एंट्रोपी फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? वहां पर 3 मॉलिक्यूल भाग ले रहे थे और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं? सिर्फ 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। तो 1,2 डाइकीटोन लेने से एंट्रोपी के टर्म में, आप ये बात समझे सब लोग कि नहीं समझे? अगर कहीं पर रिएक्टेंट में इधर एक मॉलिक्यूल हो और वह उधर जाकर 2 चीज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ा है, तो एंट्रोपी इंक्रीज किया है। और अगर इधर 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, उधर जाकर 1 हो गया है, तो एंट्रोपी घट रहा है, माने डिसऑर्डरनेस कम हो रहा है। ठीक है, तो एंट्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिएक्शन फेवरेबल होता है जिसमें एंट्रोपी बढ़ रहा हो। एंट्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल कौन होता है? जिसमें एंट्रोपी पॉजिटिव हो, बढ़ रहा हो, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुआ करता है। बात समझ में आया? तो एंट्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा अनफेवरेबल है और ये ज्यादा क्या चीज है? फेवरेबल है। इसीलिए 1,2 डायोल लेने से उनके तुलना में ज्यादा परसेंट में रिएक्शन कीटल हो जाया करता है। कीटल फॉर्मेशन जो होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की तुलना में यहाँ पर कीटल फॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा फेवरेबल होता है। ये बात समझ में आ गया? अरे बेटा, एक लाइन हम पिछले क्लास में बोले थे, याद है कि ईथर जो होता है वह ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के प्रति इनर्ट होता है, नहीं होता है, न जल्दी ऑक्सीडाइज होता है न जल्दी रिड्यूस होता है। जानते हो, ये वाला रिएक्शन आज के बाद बहुत कम देखने को मिलेगा। तो तुम लोगों को 50 क्वेश्चन में इस रिएक्शन का यूज देखने को मिलेगा। अभी से लेकर बहुत कम देखने को मिलेगा, तो कम से कम 50 बार इस रिएक्शन का यूज देखने को मिलेगा, जो अगला लाइन हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। ये कीटल फॉर्मेशन वाले रिएक्शन का, बहुत सावधान होकर सुनना,
कीटल फॉर्मेशन वाले रिएक्शन का यूज किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप। क्या लाइन बोले, ध्यान से सुनना। कीटल फॉर्मेशन वाले रिएक्शन का यूज किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। सर ये क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप करने का अर्थ क्या है, ये क्या लाइन बोल रहे हैं? तो सुनो ना, जो लाइन हम बोल रहे हैं वो लाइन ध्यान से देखना। जैसे मान लो हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया और वो क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में ये एक कीटोन है और यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। मान लो यहाँ पर हमारा जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो कोई एसिड हैलाइड या ईस्टर है, C डबल बॉन्ड OCl है, मान लो एसिड हैलाइड है, ठीक है। इसको रोकना है और इसको रिड्यूस कर देना है। इसको कुछ नहीं होना चाहिए, जबकि इसको क्या होना है, रिड्यूस कर देना है, ठीक है। या मान लो इसको ऑक्सीडाइज कर देना है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसको बचाना है। तो अगर कहीं पर हम लोगों को किसी एल्डिहाइड या कीटोन को बचाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको 1,2-डायोल से रिएक्शन करवा दो। इसका रिएक्शन करवा दो क्या चीज के साथ, 1,2-डायोल के साथ रिएक्शन करवा दो एसिडिक कंडीशन में। अरे बेटा 1,2-डायोल के साथ उसका रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में हो गया तो इधर क्या चीज में वो कन्वर्ट हो जाएगा, इधर कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के साइक्लिक कीटल में। देखो तो ये साइक्लिक कीटल में कन्वर्ट हो गया, उस तरह के साइक्लिक कीटल में। अब वो कीटल ठीक है अपने जगह, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या हो गया है, ईथर। और ईथर न तो अब अगर इसमें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट मजबूत भी ले लें LiAlH4 तो ये तो बड़े मजे से सिर्फ इसी को करेगा, उसको तो नहीं करेगा। ये अगर इसको रिड्यूस करेगा तो इधर का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये CH2OH में हो गया। हम लोग जानते हैं अल्कोहल एसिड, कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो अल्कोहल में बदल जाता है और वो अभी भी किस रूप में होगा, वो अभी भी होगा इस रूप में रहा करेगा, वो अभी भी इसी रूप में बचा हुआ रहेगा। अरे बेटा ईथर का रिडक्शन ऑक्सीडेशन मुश्किल है, हाइड्रोलिसिस तो होता है, हम लोग देखे थे ना, हाइड्रोलिसिस तो होता है उनका। अब इनका हाइड्रोलिसिस कर दो, इनको H+ और H2O से रिएक्शन करवा दो। H+ H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो इधर दोनों भाग अल्कोहल में बदल जाता, ऊपर वाला भाग भी नीचे वाला भाग भी। तो हाइड्रोलिसिस पर यहाँ भी OH और वहां भी क्या आ जाएगा, OH, और एक कार्बन पर 2 OH टूटकर फिर से क्या चीज में बदल जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाएगा। माने ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ये, और यहाँ पर जो हमारा जो चीज अचीव करना था वो चीज हो जाएगा। अभी के बाद से एकदम ध्यान से देख लो, इस तरह के साइक्लिक कीटल वाले पार्ट को एल्डिहाइड या कीटोन के तरफ देखने का आदत डाल लो। वो प्रोटेक्टेड कीटोनिक ग्रुप है, वो जो है वो क्या चीज है, प्रोटेक्टेड कीटोनिक ग्रुप है। ध्यान दिए, वो क्या है, प्रोटेक्टेड कीटोनिक ग्रुप है। बात समझ में आया? तो अभी के बाद से जैसे मान ले कोई क्वेश्चन दिया गया है, इस छोर पर एक एल्डिहाइड है और कहीं दूसरे छोर पर एसिड है, और बोला एसिड को अल्कोहल में बदल दीजिए, इसको नहीं बदलिए, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 1,2-डायोल के साथ रिएक्शन करवा देंगे। 1,3-डायोल भी चलेगा, 1,2-डायोल भी चलेगा और 1,3-डायोल भी चलेगा, वो भी ये काम कर लेता है। 1,2-डायोल भी और 1,3-डायोल भी वो काम कर सकता है। अरे बेटा तो इसको भी हम लोग पहले रिएक्शन करवा लेंगे क्या चीज के साथ, CH2CH2OH के साथ रिएक्शन करवा लेंगे। CH2CH2OH के साथ रिएक्शन करवा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, CH, ये O ऐसा चीज हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ क्या चीज, CH2CH2 COOH। अब इसका आप जो करना है कर लीजिए, रिडक्शन कर लीजिए, रिडक्शन कर लीजिएगा तो ये अल्कोहल और फिर हाइड्रोलाइज करवा दीजिए तो वो एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही रह जाएगा। इतना बात समझ में आ गया इस रिएक्शन के बारे में? तो ये हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज के बारे में, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन विथ अल्कोहल तक हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग अगले लेक्चर में इस रिएक्शन से आगे के बारे में बात करते हैं।